नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। टीवी 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ में तमाम दर्शकों का स्वागत है। यहां कोई शोर नहीं, कोई स्क्रिप्टेड जवाब नहीं, सिर्फ सीधी बात देश और प्रदेश की उन आवाज़ों के साथ जिसके फैसले जनता की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। आज हमारे साथ है सौरभ सिंह, अकलतरा के 2 बार के विधायक जी। सौरभ जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सौरभ सिंह जी एक ऐसे हस्ती हैं जिनसे जुड़े हैं फैसले, सवाल और जवाबदेही। हम पूछेंगे वही सवाल जो आपके मन में है, बिना लाग लपेट, बिना समझौते के। तो चलिए शुरू करते हैं सीधी बात माननीय के साथ के खास कार्यक्रम में। सौरभ सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा। सौरभ सिंह जी 2 बार के विधायक रहे हैं और इस बार खनिज विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया और लगातार संगठन में काम किए हैं। रायपुर की बात करें, रायपुर संभाग के प्रभारी भी रहे हैं, लोकसभा 2024 चुनाव के समय की प्रभारी रहे, पंचायत चुनाव के भी प्रभारी रहे हैं। ज़्यादातर इन्होंने संगठन में भी काम किया है। हम सौरभ जी से समझेंगे, चूँकि संगठन, भाजपा में खासकर संगठन और राजनीति 2 अलग अलग चीजें हैं, पॉलिटिक्स, कैसे आप दोनों को मिला पाते हैं? भाजपा में संगठन सर्वोपरि है जी। और जो भी व्यक्ति भाजपा में राजनीति करता है वो संगठन का ही पार्ट होता है। तो पहले तो संगठन है, सभी लोग संगठन के, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किसी न किसी संगठन के दायित्व में है, संगठन में काम करते हैं। उसके बाद जब पार्टी उपयुक्त तो समझती है कि इनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म में, माने चुनावी राजनीति में उतारना है, तो फिर चुनावी राजनीति में उतारती है। जैसे आप छत्तीसगढ़ मतलब राजधानी रायपुर के संभाग के प्रभारी भी हैं और लगभग संभाग से ज़्यादातर चुनाव जीत कर आए हैं, तो इसके पीछे जो आपकी व्यूज़ होते हैं, जो सोच होती है, विचार होती है, क्या विपक्ष को लेकर भी आप एक व्यू होता है कि ये लगता है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, इस पे बहुत दायित्व है, जिम्मेदारी है, हमको कैसे उसको लेकर चलना है ताकि ज़्यादा सीटें हम ला सकें? भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन संगठन मजबूत करने का काम करती है, बूथों तक पहुंचने का काम करती है, आम कार्यकर्ता, आम मतदाता तक पहुंचने का काम करती है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 365 दिन आप देखिए, संगठनात्मक काम के साथ साथ जनता के जनहित के काम लगातार चलते रहते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों से अलग करती है। अब कोरोना के टाइम देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सोया नहीं, लगातार कोरोना में जिसको जैसी ज़रूरत थी वैसी ज़रूरत की। अभी आप कार्यक्रम देखिए, एक पेड़ माँ के नाम, ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम है। प्रत्येक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। सकारात्मक काम करने से समाज में जो सकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं और इसीलिए पार्टी इस स्तर तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, सकारात्मक सोच, और सकारात्मक काम करना। राजनीति सत्ता पाने के लिए नहीं है, राजनीति जनता की सेवा करने के लिए है। अंतिम जो व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति तक सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव का सिद्धांत है, उस एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती रहती है। आपका राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? कहीं कोई सोच थी, कोई विचार थे, या परिवार के लोग कभी शामिल थे राजनीति में? मेरा पूरा परिवार राजनीति में था जी। मेरे परिवार से बैरिस्टर छेदीलाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चुनाव भी लड़े, विधायक भी बने। मेरे घर में मेरे बड़े पिताजी विधायक थे, मेरे पिताजी विधायक, मेरे चचेरे भाई विधायक, मैं विधायक। लगातार राजनीति की पृष्ठभूमि से हम लोग आते थे, स्वतंत्रता संग्राम से ये कहानी चलती रही। तो उस पृष्ठभूमि से आते हुए मैं यूपीएससी की परीक्षा दे रहा था, नहीं हुआ दिल्ली में, तो वापस आ गया। वापस आने के बाद घर में रहने लगा, खेती करने लगा, गांव में रहने लगा, तो लोगों से जुड़ना, उठना, जुड़ाव बढ़ते गया तो आम जनता के बीच में बात आने लगी कि भाई आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते, आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद मिला, चुनाव जीता। तो ये कुल मिला के ये परिस्थिति है। राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार था, उसका लाभ भी मिला और वहीं से शुरुआत हुई। बट जनता के बीच में काम करने
लगातार मैंने 2000 से, जब से मैं दिल्ली से वापस आया, 99 में आया, 99 के अंतिम 2000 के शुरुआत में, तो तब से लेकर 2008 तक लगातार 8 साल जनता के बीच में काम किया। पढ़े लिखे थे, छोटी मोटी समस्याएं होती थी, छोटी मोटी बात होती थी जनता का। तब तो सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं आया था, तब मोबाइल का भी युग नहीं आया था, तो फिज़िकली ही काम करना पड़ता था। तो फिज़िकल काम में जनता के लोगों को काम में ले जाकर काम कराना, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, ये सारी चीज़ करते गए। धीरे 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 जनता का प्रतिसाद मिला। चूँकि आपका पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रहा है, परिवार राजनीति में रहा है, इसलिए लोग आपको हाथों हाथ भी लिए होंगे इस चलते। और काफ़ी सारी, चूँकि आप लोग काम कर रहे हैं, राजनीति में भी हैं, तो लोगों की एक उम्मीद भी होती है। तो आपके जैसा अकलतरा क्षेत्र में भी बात करें तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अकलतरा क्षेत्र में अभी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो अभी तक से पूरी नहीं हो पा रही है, या हमको पूरा करना है, क्योंकि आप विधायक नहीं है फिलहाल अभी तो? जी, अकलतरा क्षेत्र में एक भाग है जिस भाग में सिंचाई की सुविधा नहीं है जी। हसदो बांगो बांध जब बना तो वो क्षेत्र कोरबा जिले से लगा हुआ क्षेत्र है। तो जब बांध का अलाइनमेंट बना तो वो क्षेत्र थोड़ा सा ऊपर है, तो बांध कोने से नीचे से नहर जो है वो आगे चली गई। तो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र का 70% क्षेत्र जो है वो सिंचित है, और 30% क्षेत्र ऐसा है जो कि थोड़ा सा ऊपर है और कोरबा जिले से लगा हुआ है, जंगल का भी भाग है, वो भाग असिंचित है। वहाँ पर सिंचाई की सुविधा आवश्यक है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम इधर देखते हैं कि यहाँ का किसान समृद्ध है, 3100 रुपये में धान की खरीदी कर रही है, हमारी सरकार खरीदती है वहाँ भी 3100 में। पर क्या होता है, कभी कभी अगर पानी ठीक से नहीं गिरता तो उनकी उपज पर फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। और वो उपज पे जो फ़र्क पड़ता है, विशेषकर कभी कभी अकाल के साल होते हैं, तो यहाँ पर आप एक गांव में जहाँ सिंचाई है, बगल के गांव में वहाँ पर नहर का पानी आ रहा है, तो वहाँ पर अकाल नहीं आ रहा है, और उसके बगल के गांव में अगर नहर का पानी जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अकाल हो जा रहा है। तो उसमें जो किसानों की पीड़ा होती है, समस्या होती है, वो दुखदायी होती है। वो काम वहाँ पर करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तो कृषि विभाग के माध्यम से तमाम योजनाएं लागू है, काफ़ी सारी योजनाएं, सोलर नलकूप, पानी वानी, बहुत सारी चीज़ें हो गया है। अभी भी बहुत सारे काम माननीय रमन सिंह जी के टाइम में बहुत सारा काम हुआ, माननीय विष्णुदेव साय जी के टाइम में भी अब काम हो रहे हैं। छोटे छोटे बांधों में जो बांध बनाकर गहरीकरण का काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। बोर के जो कनेक्शंस थे, पिछली सरकार ने बोर के कोई कनेक्शंस बहुत ज़्यादा दिए नहीं, इस सरकार ने बोर के कनेक्शंस देने लगी है, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तब भी जो सरफेस सिंचाई होती है और ग्राउंड वाटर से निकाल के सिंचाई, उसमें रेट का फ़र्क होता है। किसान को फ़ायदा सरफेस सिंचाई पे होता है। एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा समझना भी चाहूँगा, चूँकि आप राजनीति में भी और संगठन में भी हैं, मैं थोड़ी बारीकी समझूंगा। जैसे लगातार कांग्रेस के बाद 3 बार छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद भाजपा सत्ता में रही, फिर अचानक भारी बहुमतों से कांग्रेस जीत गई, फिर से अभी भाजपा आ गई। क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस जीत पाई, या भाजपा हार गई, कांग्रेस को अपने आप जीत मिल गई, वैसा है? देखिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो लगातार वोट बैंक यहाँ पर स्टेबल वोट बैंक है, और उनका वोट बैंक में कहीं पर कोई फ़र्क अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखिए तो आता नहीं। वो ऐसे की वैसे ही हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी किसी कारणों से पीछे हो गई, वोट बैंक हमारा मार खाया, और वोट बैंक उनके पास चला गया बहुत ज़्यादा। उस समय भी उस चुनाव में, जिस चुनाव को हारे, तो उनका वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, कम वोटों से हार हुई थी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं। पर क्या था कि हमारा वोट प्रतिशत नीचे गिरा, और हमारा वोट प्रतिशत जो नीचे गिरा वो उनके पास नहीं गया, अन्य दलों के पास चला गया। इस कारण हम लोग हार गए। उनका वोट बैंक स्टैटिस है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप अगर इस छत्तीसगढ़ के भूभाग के पर जाएं तो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था मध्य प्रदेश के इलाके में। तो मध्य प्रदेश के समय से जो कांग्रेस का गढ़ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, अटल जी को तो पता था 2000 में कि हमारी सरकार नहीं बन रही, उसके बाद भी अटल जी ने इस विश्वास के साथ कि इस क्षेत्र में वो इतना दौरा किए थे, इतना प्रवास किए थे, उनकी भावनाएं थी कि इस क्षेत्र का विकास होगा। तो आज आप छत्तीसगढ़ में अटल जी के कारण छत्तीसगढ़ बना, और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ बनाया, उस बनाने के कारण आज छत्तीसगढ़ का इतना विकास हुआ, और उसका प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारा वोट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2023 के चुनाव में हमने ऐतिहासिक वोट लिया, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको ऐतिहासिक वोट मिला। धीरे धीरे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पर, बहुत सारे इलाकों पर एकदम स्टेबल हो रही। तो जो कांग्रेस का गढ़ था
इतने सालों से जो कांग्रेस का गढ़ था उसको धीरे धीरे आगे 25 साल लग गए। 25 साल हमको भी समय लगेगा, पर ये देखिए कि इस 25 साल के छत्तीसगढ़ में उन्होंने सिर्फ 7 साल शासन किया है, हमने 18 साल शासन किया। नहीं बिल्कुल, चूंकि अब वो तो काम करने पे, आपके विकास पे डिपेंड करता है। भाजपा और रमन सरकार ने बेहतर काम किया, इसलिए लोगों ने हाथों हाथ लिया, भले किसी कारण रहा होगा, क्योंकि एक वेव भी आता है, वेव जैसा होता है कि कंटिन्यू 3 साल अगर करे तो जनता का भी कहीं ना कहीं पे एक नजरिया रहता है कि चेंज किया जाए। थोड़ी सी नेचुरल इनकम्बेंसी बनती है, वो स्वाभाविक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने साल काम करने के बाद वो नेचुरल इनकम्बेंसी 2018 के चुनाव में न केवल यहाँ थी, वो तीनों राज्यों में थी। मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ। वो नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि 15-15 साल से सरकारें थी, तो सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। बट वो सारा इस बार सुधर गया, वो सारी एंटी इनकम्बेंसी। वो इसीलिए होता लगता है मुझे सुधार के लिए, ताकि आप लगातार चीज़ें जब सुधार नहीं करेंगे तो वो चीज़ें ठहर से जाएंगी, तो स्वाभाविक है ठहराव में दिक्कत होता है। तो वो जनता पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का आप देखिएगा, कांग्रेस अपना ग्राउंड लूज कर रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना ग्राउंड, अपना वोट शेयर और बाकी सारी चीज़ों को गेन कर रही है। आप इसी बार के पंचायत चुनाव को देख लीजिए, 33 में से 32 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। 146 जनपद पंचायतों में से 126 जनपद पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। पाटन का जनपद पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है। डोंडी लोहारा और डोंडी जो हम कभी जीते नहीं, मानपुर जो हम कभी जीते नहीं थे, वहाँ पर भी जनपद पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर हमारे जनपद के अध्यक्ष नहीं होते थे, नीचे की रीढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता था, वहाँ पर है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत जो उम्मीदवार थे, 350 जिला पंचायतों में वो लगभग जीत के आए, कुछ हमारे बागी भी जीत के आए जो हमारे साथ बाद में आ गए। तो आज एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही है और आप इसका प्रतिशत आप आने वाले अगले चुनाव में देखिएगा। जो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है, उस सफलता में जो नई लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की बनी है और कांग्रेस की जो लीडरशिप ख़त्म हुई है, उसका आपको 2028 के चुनाव में सीधा परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल निश्चित थी कि हम जीत रहे हैं। खाली पूरे देश भर में बात करूँ, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लगातार दिल्ली में भी यही होता था। दिल्ली के जो कांग्रेस की जो नेतृत्व थी, शीर्ष नेतृत्व, वो तो यही मानते आ रही थी कि कांग्रेस जीत गई। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ? क्या महतारी बंधन काम कर गई? देखिए, हमारा जो मोदी जी की गारंटी थी, लोगों ने माना कि मोदी जी की जो गारंटी है, अगर मोदी जी को इस बात को बोल के जा रहे हैं तो वो बात मोदी की गारंटी माने काम पूरा होने की गारंटी है। कांग्रेस ने जो भी 2018 के अपने जन घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसमें से 20% वादा उन्होंने पूरा नहीं किया था। तो छत्तीसगढ़ की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी अपने आप को, हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। और मोदी जी जब आके जो उस बात को उन्होंने बोला, तो मोदी जी की गारंटी को विष्णुदेव साय जी ने पूरा किया। उसका प्रतिसाद नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हमको मिला। तो वो जो गारंटी, जो उनका गलत उन्होंने झूठ बोल के 2018 में वोट लिया, और हमने जो मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी का नाम पर 2023 में वोट लिया, और उसके बाद लगातार वो गारंटी पर। मोदी जी ऐसे एक शख्सियत है, भारत में ऐसे एक राजनेता है जो एक शब्द भी बोलते हैं तो उसको पूरा करते हैं, अन्यथा वो बोलते नहीं। बिल्कुल ठीक। ये तो विदेशों में भी माना जाता है। ये माना जाता है। तो वो अपनी बात पर बैठने वाले हैं। अगर वो एक चीज़ की घोषणा करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि पूरा ये देश, पूरा विश्व इस चीज़ को मानता है कि अगर मोदी जी बोलेंगे नहीं, अगर बोल दिया तो होके रहेगा, अकाट लकीर है। बिल्कुल, एक अच्छी सोच और अच्छे विचार के बड़े नेता हैं। निश्चित रूप से इस मैं खासकर मोदी जी को हमने देखा विदेशों में भी जाकर, देश का काफ़ी नाम हुआ है कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि, तमाम चीज़ों पे देखिए बहुत बेहतर एक प्रतिशत निकला और भारत एक अलग छवि बनाई विश्व गुरु के नाम से। बहुत अच्छी बात है ये। अब हम समझते हैं आपके खनिज विकास निगम, अब आपको खनिज निगम विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि अभी चूंकि बिल्कुल नए नए हैं आप इस पे, और चूंकि आप तो कर भी रहे हैं काम, आपकी पहली प्राथमिकता क्या आपकी इसमें? खनिज विकास निगम में 2 चीज़ें थी। एक तो खनिज विकास निगम किन्हीं कारणों से लंबे समय से घाटे में था, तो खनिज विकास निगम को प्रॉफिट में लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आपको मेरे को बोलते हुए ये अच्छा महसूस हो रहा है कि पिछले 4 महीने में जो अभी रिज़ल्ट्स आएंगे, जो क्वार्टर के रिज़ल्ट आते हैं, 4 महीने के रिज़ल्ट, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के अंत में जो रिज़ल्ट आएंगे, उस रिज़ल्ट में खनिज विकास निगम प्रॉफिट में आ जाएगा। पहले हमारी सरकार में प्रॉफिट में
नहीं था रमन सिंह जी की सरकार में, उसमें कारण था कि उस समय सबसे ज़्यादा पॉलिसीज़ चेंज हुई, कोयले को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर। आप देखिए जो कोल स्कैम हुआ कांग्रेस के टाइम में, उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उस डिसीजन के बाद बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स हुए। उस मेजर अमेंडमेंट्स में सरकार का राजस्व माइनिंग से बहुत बढ़ा, बट कोई भी जो विकास निगम थे, जो सरकार के उपक्रम हैं, जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, उनको एक सुविधा पहले होती थी कि वो कोई भी जगह को रिजर्व कर सकते हैं अपने नाम पर। वो सुविधा को उन्होंने हटाकर ओपन ऑक्शन कर दिया। ओपन ऑक्शन में राजस्व कई गुना बढ़ गया, पर उससे सरकार के उपक्रमों का नुकसान हुआ। कोई बात नहीं होती, अच्छी बात है, सरकार के उपक्रम तो सरकार के हैं ना, सरकार को राजस्व मिलना चाहिए, चाहे उपक्रम के माध्यम से मिले चाहे किसी और से। तो खनिज विकास निगम का काम यह है कि खनिजों के दोहन को कैसे बेहतर किया जा सके। तो उसमें क्या है, हमारी ये है कि कोई भी निगम चले तो प्रॉफिटेबिलिटी पे चले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में खनिज विकास निगम बड़ा विवादित हो गया था, तो उस विवाद के कलंक से खनिज विकास निगम को बाहर निकालना, इसका काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अध्यक्ष बनने के पहले ही कर दिया था। आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि जिस रेट पर काम दिया जाता था पिछली सरकार के व्यक्ति को, उसको बंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, जिसका हमने परिपालन किया। हमने ओपन ऑक्शन कर दिया जो भी लोहा था। तो आज उनको हमने 2100 रुपये पर उनके साथ एग्रीमेंट किया था, जिसको कैंसिल करके ओपन मार्केट में बेचा तो 4500 रुपये में बेचा। इसी कारण प्रॉफिट आ रहा है। पारदर्शिता, जो 630 रुपये का माइनिंग का टेंडर था, उस टेंडर को हमने ओपन कर दिया। 630 रुपये में अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी जो बोली हमारे पास आई है, उसका निर्णय बोर्ड में होता है, 430 रुपये की बोली आई है। तो अगर वो बोली बोर्ड मंजूर कर देती है तो 200 रुपये टन के पीछे खनिज विकास निगम को प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जो है, ये प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं उससे भी नीचे। तो इस ढंग की चीज़ों को, उसके साथ साथ खनिज विकास निगम में और जो अन्य खदानें हैं जो हमारे पास थीं, जिसका संचालन पिछली सरकार ने नहीं किया, मैं जब आके यहाँ बैठा और मुख्यमंत्री जी ने इस प्रक्रिया को चालू कर दिया था, हम तो उन्हीं के ही विजन को आगे लेके चल रहे हैं कि जो खदानें आपके पास हैं, जो संसाधन आपके पास हैं, उन संसाधनों में तो आप काम करना चालू करें। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, सरकार को खनिज का राजस्व मिलेगा जो जनहित में खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो थोड़ा सा क्लीनिंग अप का प्रोसेस जो है, क्लीनिंग अप का प्रोसेस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर खनिज विकास निगम से सरकार को आने वाले समय में बहुत अच्छी मात्रा में प्रॉफिट भी मिलेगा। खनिज विकास निगम से प्रॉफिट अगर होगा तो सरकार के पास जाएगा और वो पैसा जनहित में खर्च होगा। निश्चित रूप से। अगर हम, छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनिजों का भंडार है, अंबार है कह सकते हैं, लेकिन हम 25 साल के आसपास छत्तीसगढ़ राज्य को होने जा रहा है। राजस्व तो देती है, चाहे सेंट्रल से, केंद्र सरकार से, राज्य को भी देती है, लेकिन उसका जो लाभ है, हमने देखा है इन 25 सालों में लाभ जो है ना, वो समुचित नहीं मिल पा रहा। जैसे भी आपने कहा घाटा में चल रहा था, उसका लाभ आम लोगों को या आम जनता तक, या उसका जो राजस्व का लाभ है वो लोगों तक नहीं मिल पा रहा था। इसका क्या वजह मानते हैं? देखिए, सरकार, खनिज विकास निगम तो सरकार का एक बहुत छोटा भाग है। 2% होगा, 1% होगा, जो जिस क्षेत्र में खनिज क्षेत्रों में काम नहीं करती प्राइवेट एजेंसियां, उस क्षेत्र में हमको काम करके आगे बढ़ा के उनको एक एग्जाम्पल सेट करना है। बाकी प्राइवेट सेक्टर जैसा काम करे, प्राइवेट सेक्टर से मेजर काम होता है। हमारी सरकार जब इस बार बनी तो इस सरकार में लगातार, इस बार भी 11%, इस फाइनेंशियल ईयर में 11% जंप हुआ है। 14,000 करोड़ के आसपास खनिज का आता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले साल ये जंप आपको और बड़ा मिलेगा। कितने तक मिलेगा ये तो समय बताएगा, बट जंप होना तय है। जिस ढंग से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार खनिज में पारदर्शी ढंग से काम कर रही है, आप दुनिया के सबसे अच्छे रेटों पे यहाँ के खनिज की नीलामी हो रही है। तो वो नीलामी होगी तो पैसा राज्य सरकार के खाते में आएगा। अब जब खनिज को हम का दोहन करके खनिज को बेचते हैं, तो पहले तो सरकार को, राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है। तो राज्य सरकार को जो रॉयल्टी मिलती है, उस रॉयल्टी में मेजर मिनरल से ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है, माइनर मिनरल से कम रॉयल्टी मिलती है। तो मेजर मिनरल की जो रॉयल्टी है उसमें बहुत बड़ा भाग जंप करेगा। और दूसरी चीज़ जो है वो चीज़ है कि रॉयल्टी का जो पैसा आएगा वो जनहित में खर्चा होता है।
हमारे बगल के राज्य में उड़ीसा में 45,000 करोड़ की रॉयल्टी आती है। आप देखिएगा आने वाले समय में 2 साल 3 साल के अंदर हम कैसे कंपटीशन करके ऊपर आते हैं। पिछली जो सरकार थी पिछले 5 साल में, उन्होंने कोई रॉयल्टी को बढ़ाने में, किसी चीज़ को बढ़ाने में, वो तो दूसरे 25 रुपये टन, तो इस चक्कर में सारी चीज़ें अब बराबर होकर सामने बाहर आ रही हैं। कितने सारे लोग खनिज के चक्करों में अंदर में, तो गड़बड़ आपने किया। आपने ना खनिज की रॉयल्टी बढ़ाई, ना एक्साइज की रॉयल्टी बढ़ाई, ना किसी चीज़ की रॉयल्टी बढ़ाई। रॉयल्टी जब तक बढ़ेगी, सरकार टैक्स लेगी और जनता के जनहित में रोड, सड़क, बिजली, पानी और अन्य जो योजनाएं हैं जनहित की, उसमें खर्च करेगी। अब हमारी जो सरकार जब से आई है तो लगातार खर्चा हो रहा है। उसका एक भाग और होता है, माननीय मोदी जी की जब सरकार आई तो उसमें उन्होंने डीएमएफ फंड बनाया। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड से जो स्थानीय प्रभावित क्षेत्र हैं, उस स्थानीय प्रभावित क्षेत्रों में यह पैसा खर्च होता है। अब पिछली जो सरकार थी उसने डीएमएफ में भी घोटाला कर दिया। सबसे बड़ा घोटाला कहीं पर हुआ तो डीएमएफ में घोटाला हुआ। जो पैसा जनहित में खर्च होना था खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों पर और खनन प्रभावित गांव के लोगों पर, वो पैसा कहाँ कहाँ गया उसको कोई पता नहीं चला। मैं विधायक था तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि आपने तो एयर स्ट्रिप बना दी, और आज ऐतिहासिक भूपेश बघेल जी के टाइम में ऐतिहासिक घोटाला हुआ डीएमएफ में, और उसके रिकॉर्डेड एविडेंस। उसके अधिकारी, उस समय के अधिकारी सब जेल में, सारे अधिकारी जेल में, और रिकॉर्डेड एविडेंस है। कोर्ट में अगर एविडेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो कोर्ट के पास इतना एविडेंस है कि बेल नहीं मिल रही। तो अब हमारी सरकार आने के बाद डीएमएफ का पैसा जनहित में उन गांवों पे खर्चा होने लगा। दूसरा, मोदी जी ने एक और कानून में थोड़ा सा बदलाव लाया कि पहले दूसरे जिले के डीएमएफ का पैसा, मान लीजिए कोरबा जिले का डीएमएफ का पैसा है तो जांजगीर में भी आता था, बिलासपुर में भी आता था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, कोरबा जिले का पैसा कोरबा में खर्चा होगा और प्रभावित गाँव में ही खर्चा होगा। तो आज जहाँ पर खनिज का दोहन हो रहा है, जो प्रभावित गांव के लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। उनके जीवन स्तर को, उनकी पढ़ाई को, उनकी बाकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अगर वो उस अमीर धरती के लोग हैं तो उनको कुछ ना कुछ उससे मिलना चाहिए। तो उस करके जो डीएमएफ का पैसा है, आप देखिए डीएमएफ का पैसा बहुत सुचारू ढंग से, बहुत पारदर्शी ढंग से खर्च हो रहा है, और उस पैसे के खर्च का लाभ तो डीएमएफ स्थानीय स्तर पे जो प्रभावित हैं, और जो पैसा डायरेक्ट रॉयल्टी में आ रहा है वो प्रदेश स्तर में खर्चता है। वो प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता है और विधानसभा से जो बजट अनुमोदित होता है उस अनुमोदन के हिसाब से वो पैसा खर्चा होगा। वो पैसा भी 14,000 करोड़ पहुंच गया है, 14,000 प्लस में है। और जिस ढंग से हमारी राज्य सरकार काम कर रही है, अभी 9 खदानें राज्य सरकार ने ऑक्शन के लिए निकाली। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य सेंट्रल खदान को ऑक्शन करती थी। 3 खदान बॉक्साइट की, 3 खदान लाइमस्टोन की और 3 खदान आयरन ओर की हमारी सरकार ने निकाला है। ये सरकार की उपलब्धि है, तो सीएमडीसी का कोई लेना देना, माइनिंग विभाग की उपलब्धि है इसमें। बहुत अच्छा प्रयास है ये। इससे प्रदेश को तो राजस्व मिलेगा ही मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे। आसपास के लोगों को रोजगार। आप स्पिल डाउन इफेक्ट देखिए कि एक खदान अगर खुलती है तो उससे सरकार को क्या क्या स्पिल डाउन इफेक्ट ये होता है, रोजगार अलग मिलता है, जीएसटी कलेक्शन भी अलग होता है। आज वैट का जो पैसा डीजल पेट्रोल से मिलता है वो अलग है, तो सरकार में समृद्धि आती है। आज उड़ीसा की जो आप समृद्धि आप देख रहे हैं, तो उड़ीसा की समृद्धि का कारण बहुत बड़ा है कि राजस्व का पैसा आ रहा है। जब खनिज के राजस्व का पैसा आएगा तो सरकार सड़क, रोड, बिजली, पानी, जनहित की योजनाएं, बहुत सारी जनहित की योजनाएं हैं जिसमें खर्चा कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। जब तक से एक समाज में या राजनीति में सकारात्मक सोच नहीं होगी, जनता का विकास कैसे होगा। अगर हम आज का समय देखें तो लोग, मुझे लगता है कि अब तो राजनीति में इसलिए लोग आते हैं कि एक व्यवसाय के तौर पे देखकर, क्योंकि ये लगता है कि 5 साल में जब वो नामांकन दाखिल करते हैं तब सोचिए एक नॉमिनल एक उनका आय होता है, और उसके बाद 5 साल बाद देखते हैं तो अरबों खरबों का आय हो जाता है। ये बड़ी एक यहाँ हमारे देश की राजनीति का बड़ा एक खतरनाक पहलू कह सकते हैं, बेहद ही क्या बताएं, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलने का नहीं है, चूँकि हर 5 उंगली एक जैसे नहीं होती, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। एक अच्छे विचार, एक अच्छे सोच, सकारात्मक सोच के साथ अगर जनता की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, प्रदेश की सेवा करना है, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल जरूरी है। मैं थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहूँगा, चूँकि हमारे प्रदेश में रेत का एक बड़ा कारोबार, जिसमें नदी नाले छलनी कर दी गए हैं, करोड़ों रुपए का राजस्व का हानि हो रहा है, लोग रेत को भंडारण करके रखे हुए हैं। लेकिन इसलिए अभी 1.5 साल में हम देखें, सरकार को लगभग 1.5 साल हुए बने, कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर पा रही है, क्यों? ये रेत के संदर्भ में पिछली सरकार ने कुछ रेत के ऑक्शन किए हुए थे, कुछ लोगों को घाट दिए थे, वो घाट चल रहे हैं। हमारी सरकार
भी उस प्रक्रिया में आ रही है। पर रेत ऐसी चीज़ है कि राजस्व का जो हमारे खनिज विभाग का अमला है वो शॉर्ट अमला है, और लोग जाकर अगर कहीं पर अवैध खनन करके निकाल रहे हैं तो एक बार पकड़िए तो फिर इस बार देखिए कि अभूतपूर्व कार्रवाई हुई। 15 तारीख के पहले 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन तक गाड़ियां जो पकड़ाई उनको रिलीज़ नहीं किया। बट कानून तो भारत में है, जिसकी गाड़ी को आपने पकड़ा है उसकी गाड़ी को तो नहीं तो कोर्ट से रिलीज़ हो जाती है गाड़ी। पेनल्टी ही तो ले सकते हैं, फाइन ही तो ले सकते हैं, तो पेनल्टी फाइन लेके वो हुई। पर इस नज़रिए पे आप एक चीज़ एक और नज़रिया है जिस नज़रिया को देखिए कि कहीं पर इस बार पूरे प्रदेश में ये नहीं आया कि रेत 20,000 रुपये में बिकी। प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत दी हुई है, प्रधानमंत्री आवास वालों को रेत मिल रही है, उसके आड़े भी कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता होगा, पर कहीं पर ये नहीं आया कि रेत बहुत ज़्यादा रेटों में बिकी। रेत का रेट भी डाउन था, और सरकार लगातार इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही थी। गाड़ियाँ पकड़ना, पाड़ियाँ पकड़ के अंदर करना, ये करना। स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं लोग हैं, नीचे तक के लोग होते हैं, कहीं पर लगता है कि रेत निकाल लेंगे, निकाल के कहीं डंप कर लेंगे, डंप करके बेच लेंगे, कुछ आर्थिक लाभ मिल जाएगा, ऐसा सिस्टम चलता है। बट सरकार ने पारदर्शिता ढंग से लगातार प्रयास किया इसको रोकने के लिए। जहाँ तक बात रही राजस्व की, तो राजस्व का पहलू नहीं है, रेत का एक और पहलू है कि जनता को और विशेषकर जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उनको रेत सही रेट में मिलनी भी चाहिए। लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। अभी भी अगर आप थोड़ा सर्वे कराएं, आप थोड़ा सा एक आकलन करिए, कहीं पर आप बैठ के देखिए कि 2021 में या 2022 में रायपुर शहर में किस रेट में रेत बिकती थी और इस साल किस रेट पर रेत बिकी है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारे सोच, हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, और जब रेत जैसी बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर घर आज तो घर बनेगा, बगैर रेत को तो बनना नहीं है, और कुछ विशेष तबके के लोग, चाहे वो बाहुबली ले लें, चाहे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग को ले लें, रेत को लेकर बड़ा आपराधिक घटना भी हुआ, चाहे वो हम बलरामपुर की ले लें, अन्य जगह की ले लें, जहाँ पर जो सरकारी जो कर्मचारी है उन पे हमला किया गया, उनकी मौत हुई। लेकिन कोई विशेष ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए या जो नियम बनना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा, लेकिन अपराध बढ़ता गया इससे। देखिए, नियम तो है, नियम पे कार्रवाई, अवैध रेत के खदानों पर कार्रवाई करना है, अमला जाके कार्रवाई करता भी है, पकड़ता भी है, पकड़ के अब उनकी गाड़ियां हैं, गाड़ी गई, अब क्या होता है, अपराध कैसे होता है, अमला गया वहाँ पर पकड़ने के लिए जो अवैध चला रहे हैं गाड़ी, वो भागते हैं वहाँ से, तो जब भागते हैं तो अमला पकड़ने का प्रयास करता है, तो फिर उसमें आपराधिक प्रकरण बनते हैं, कुछ अपराध भी हो जाते हैं। और अमले के साथ साथ क्या है, पिछली सरकार ने पिछले 5 साल में जो माइनिंग डिपार्टमेंट में जो अपॉइंटमेंट करने थे वो अपॉइंटमेंट किए ही नहीं एक भी। हमारी सरकार ने वो प्रक्रिया चालू की। तो आज अगर आप ये मान के चलिए कि खनिज विभाग ने 5 साल में, अगर पिछली सरकार ने एक भी अपॉइंटमेंट नहीं, हमने तो अपॉइंटमेंट चालू किया, तो अमला जब रहेगा तो जाके कार्रवाई करेगा। तो कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं, कार्रवाई तो वहाँ कर रहे हैं कार्रवाई। आप देखिए कि कार्रवाई में, मैं आपको जांजगीर जिले का उदाहरण देता हूँ, जिस जिले से मैं आता हूँ, उस जिले में इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में और अभी इतने 3-4 महीनों में सरकार का जो पेनल्टी का पैसा है वो करोड़ों रुपए में। तो सोचिए कितने का बिक रहा होगा। नहीं, पेनल्टी लगा रहे हैं, बार बार पेनल्टी लगा रहे हैं, पर आईपीसी की धाराओं के तहत बाकी जो कानून की जो संविधान की धाराएं हैं वो कानून के से आगे तो सरकार नहीं जा सकती, कानून के दायरे बंद हैं। आज पेनल्टी लगा रहे हैं, आज रोक रहे हैं, पर आपको तो कुछ समय के बाद उनको छोड़ना पड़ेगा ना, और जैसे छोड़ते हैं फिर चालू कर देते हैं, फिर पकड़ धाग। अब लगातार इस चीज़ को लगातार पकड़ने के लिए सरकार योजना बना रही है। इस योजना में किस ढंग से, क्योंकि सैंड एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें एक एनवायरनमेंट की भी प्रॉब्लम आती है, और दूसरी चीज़ की कितना निकालना, कितना नहीं निकालना, कहाँ से निकालना, क्या करना, एक बहुत बड़ी एक वो है। और ये समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की समस्या है। ये समस्या यहाँ भर की समस्या नहीं, पूरे विश्व में समस्या है। जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर सैंड चाहिए, तो सैंड का कितना दोहन किया जाए और कितना दोहन ना किया जाए। और हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे को ज़्यादा ज़रूरत होती है।
घर ज़्यादा बनते हैं। और इस बार ज़्यादा मांग इसलिए थी क्योंकि प्रधानमंत्री आवास 13 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है। लगातार प्रधानमंत्री आवासों का काम चल रहा है। तो न केवल रेत की डिमांड है, गिट्टी के भी रेट बढ़ गए, गिट्टी की भी डिमांड बढ़ रही है, ईंटे की भी डिमांड बढ़ रही है, ईंटे के भी रेट बढ़ गए। पर जैसे अगर थोड़े बहुत रेट बढ़े तो उसका अच्छा सा आइडिया है कि जो कुम्हार है उसको भी पैसा मिल रहा है, जो गिट्टी खदान चला रहे हैं उनको भी पैसा। मुख्य बात तो वही होता है कि उन्हीं को सुविधा नहीं मिल पाती। हमको जरूर ऐसा लगता है कि जो बेचारा एक गिट्टी निकाल रहा है उसको उतना पैसा मिल रहा है, नहीं मिलता है। रेट अगर अच्छा होता है, रेट अगर सही होता है तो रेट इस बार सही है तो प्रधानमंत्री आवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ग्रामीण इकोनॉमी में पैसा पंप हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऐसा कोई कठोर कानून बनाए जिससे इस तरह की चीज़ों पे आपराधिक जो घटनाक्रम है वो रुके? नहीं, सरकार इस पर पहल कर रही है, सरकार सोच रही है इस चीज़ पर कि क्या किया जा सकता है, कितने दूर तक किया जा सकता है, क्या कहानी की जा सकती है। लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। बिल्कुल। खनिज क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों को जो है वो नौकरी के बड़ा परेशानी होती है, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता नौकरी। उसके लिए आप की सरकार किस तरह से पहल कर रही है, आप क्या पहल करना चाहेंगे? देखिए, जब एक खदान आती है खनिज क्षेत्र पर तो पहले से था कि एक खदान है, इसमें इतनी शासकीय ज़मीन है, इतनी प्राइवेट ज़मीन है। जिसकी प्राइवेट ज़मीन आती है उसका जो निर्धारित मापदंड है उसके हिसाब से कंपनसेशन मिलता है। और पुनर्वास नीति है, पुनर्वास नीति के तहत उनको रोजगार देना है हमको। अब समस्या क्या आती है कि वो जो उनका बच्चा है उसकी जो काम करना चाहता है उसकी योग्यता क्या है। उस योग्यता को बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से सरकार आने वाले समय में आप देखिएगा माइनिंग से रिलेटेड स्पेशल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना रही है। उसमें CMDC का भी रोल रहेगा। तो वो जो स्किल डेवलपमेंट बनेंगे उसमें CSR के तहत सरकार ने निर्देश दिया है कि CSR के तहत कोरबा के कुछ क्षेत्रों में काम भी चालू हो गया है। तो जो बच्चे हैं वो बच्चे अगर वो खनिज प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं, एक, या उनकी ज़मीन जारी है, दो, या ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो उनके स्किल को अपग्रेड करने के लिए और उनको स्किल देने के लिए, मूल देने के लिए कि नौकरी करने के लायक हो जाएं। और अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके स्किल का कैसे अपग्रेडेशन किया जा सकता है ताकि वो बेहतर स्केल में और बेहतर काम को समझ लें। इस पर विशेष योजना बनाकर सरकार विशेष योजना बनाकर स्किल डेवलपमेंट माइनिंग सेक्टर भर के लिए स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है। और आप आने वाले 6 महीने के अंदर देखिएगा ऐसे बहुत सारे 2-3 एक छोटे छोटे स्कूल्स चालू हो गए हैं और बड़े बड़े स्कूल माइनिंग डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के, सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनिंग जो प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना है उस योजना के तहत उस गाइडलाइन के आधार पर कर रहे हैं। हमारे यहाँ उपलब्धियाँ बहुत है, चाहे वो आप अगर हम माइनिंग की बात करें, माइनिंग बहुत है हमारे यहाँ। लेकिन चाहे आप बस्तर लो, चाहे सरगुजा ले लो, चाहे रायपुर का क्षेत्र ले लो, चाहे आपके बिलासपुर का क्षेत्र ले लो, चाहे चांपा जांजगीर का क्षेत्र ले लो, कहीं का भी क्षेत्र ले, चाहे राजनांदगांव भी, हमारे यहाँ बड़ी समस्या बेरोजगारी का। सब चीज़ होते हुए हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ही बहुत बेरोजगारी है। 92%, मैं एक रिसर्च में पढ़ रहा था उसको कि 92% छत्तीसगढ़ बिहार जैसे राज्य में अभी भी प्रशिक्षित जो चाहिए वो यहाँ पर मेन पावर नहीं है, क्योंकि सरकार प्रशिक्षित नहीं देख कर पा रही है हर लेवल पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आपके माइनिंग सेक्टर, तमाम चीज़ों पे। अगर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो ये हमारे आने वाले समय के लिए तो युवा तो बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा, अपराध तो और बढ़ेगा इससे। एक आपको मैं डाटा बताता हूँ। 2022 में IIT के यानी यहाँ पर जो ITI है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, उसके सिर्फ 33% पदों में माने जो सीटें थी उस पर बच्चे जाके अपना एप्लीकेशन भर के पढ़ रहे थे। इस बार वो 90% हो गया। आज किसी पेपर में 5800 सीटें भरी हैं। कारण क्या है? जब सरकार सकारात्मक सोच लेकर चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच है, तो उस बच्चे तक वो बात जा रही है कि अगर मैं पढ़ के लिख लूँगा तो मुझे रोजगार मिलेगा। उस रोजगार के लिए आपको रोजगार का सृजन कहाँ से होगा? या तो स्वरोजगार होगा जो रोजगार का सृजन होगा, या उद्योग माइनिंग से रोजगार होगा। तो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है छत्तीसगढ़ में, ये जो पारदर्शी सरकार चल रही है, सिंगल विंडो से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, लगातार आप देखिए जिस ढंग से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस कारण से अब बेरोजगार बच्चों को एक नई
संभावना दिख रही है कि हमको काम मिलेगा करके। बहुत सारे जो उद्योग बंद थे वो चालू हो गए इस सरकार के आने के बाद। बहुत सारे नए उद्योग आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे लघु उद्योग लग रहे हैं, एसएमई हैं, छोटे लघु उद्योग लग रहे हैं, जिसमें सारे रोजगारों का सृजन होगा। नया रायपुर का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आप देखिए सरकार ने पिछली कैबिनेट में जो पॉलिसी बनाई आपके भंडारण को लेकर, तो भंडारण को सेंट्रल इंडिया में जो हम बैठे हुए हैं, भारत के सेंटर में हम बैठे हुए हैं, तो जो वेयर हाउसिंग का क्लस्टर यहाँ पर बनेगा उसमें लोगों को रोज़गार मिलने लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एक समस्या ये है कि रोज़गार की रिपोर्टिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं समस्या होती है। अभी केंद्र सरकार ने लगातार और राज्य सरकार ने लगातार लोगों को ये बोला है कि भाई आपके पास अगर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक पेट्रोल पंप में मान लीजिए 6 लोग काम कर रहे हैं या 10 लोग, तो हम उसको बेरोजगार तो नहीं मान सकते, रोजगार है पेट्रोल पंप में। पर उस रोजगार आदमी पेट्रोल पंप में अगर वो रोजगार कर रहा है तो आप किस डाटा से उसको रोजगार मानेंगे? जो ESIC उसका जो PF कटेगा और ESIC में जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी के आधार पर तो आप उसको रोजगार मानेंगे ना। पर पेट्रोल पंप वालों ने या राइस मिल वालों ने या छोटे छोटे हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखा। अब रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है तो आप बेरोजगारी का डेटा देखिएगा, सरकार उन लोगों को बुलाकर बोल रही है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लोग काम कर रहे हैं बट वो डेटा गवर्नमेंट के सिस्टम में नहीं आ रहा है। अब हमारी सरकार पिछली 5 साल सरकार ने कोई काम ही नहीं किया इस क्षेत्र पर, एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़वाया उन्होंने। जो लेबर मिनिस्टर थे उनका ध्यान ही नहीं था, वो अपने नगरीय निकाय में मस्त थे। तो जब अब लेबर मिनिस्टर जो बैठे हैं वो बार बार इस चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं, तो आप डेटा खोल के देख लीजिएगा। ESIC जो पैसा जमा होता है ESIC का और जो PF होता है वही लेबर का डेटा है कि कितने लोग रोजगार हुए करके। वो डेटा अचानक छत्तीसगढ़ में जंप है। कारण दो, एक जो नए लोग जुड़ रहे हैं, नया विश्वास खड़ा हुआ है। दूसरा जो क्रॉस रिपोर्टिंग नहीं थी, सरकार ने अपना गुड गवर्नेंस करके जो रिपोर्टिंग लाई। आप कभी जाके एक बार किसी पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल भराने जाइएगा तो पूछिएगा कि आपका PF नंबर क्या है। अब उनके पास PF नंबर आना है और कितने दिन पहले PF नंबर आया। चलिए ठीक है, इस पे भी करेंगे। अब मैं आपसे 2 चीज़ समझूंगा, क्योंकि अब हम एक तो सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो रेत की बात करें, रेत में बहुत सारे कि वहाँ पे पुलिस की मिली भगत होती है, माइनिंग अधिकारियों की मिली भगत होती है, तमाम लोगों की मिली भगत होती है। ऐसे ही हर विभाग में लगातार सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है। चाहे मोदी सरकार लगातार काम करे कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, रमन सरकार थी तो भी भ्रष्टाचार खत्म करना है, विष्णुदेव सरकार है तो भी भ्रष्टाचार खत्म करना है। आखिर ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए राजनीतिक आपको ताकत चाहिए। जब से मोदी जी ऊपर बैठे हैं 11 साल में, ऊपर के लेवल का जो भ्रष्टाचार था वो टोटल ख़त्म हो गया। जो बोफोर्स के केस थे, जो आर्म्स में भ्रष्टाचार किया जाता था, जो सारी चीज़ कहते थे, दिल्ली के लेवल में कम्प्लीटली बंद हो गया है। अब वो नीचे आ रहा है। भाजपा शासित राज्यों में कड़ाई की जा रही है, भाजपा शासित राज्यों में इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर ED कार्रवाई करती है, CBI कार्रवाई करती है, तो कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए ED और CBI की तो कार्रवाई चाहिए ना। गलत आदमी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जनता का जिन अधिकारियों ने और जिन व्यापारियों ने और जिन नेताओं ने पैसा लूटा, उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो राहुल गांधी जी बोलते हैं और बाकी कांग्रेस पार्टी बोलती है कि सिर्फ चिन्हांकित लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ब्लैंकेट हो रही है ना। CBI भी कार्रवाई कर रही है, ED भी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स भी कार्रवाई कर रही है, सारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक दिन में तो भ्रष्टाचार आया नहीं और एक दिन में जाएगा नहीं। मोदी जी के पास जादू की छड़ी नहीं है, लगातार वो 11 साल में प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्सेस में और पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कितना ऊपर 11 साल में चला गया। वो लोग भी मानने लगे साहब अब नहीं हो रहा है, यहाँ ये काम नहीं हो रहा है। पर धीरे धीरे चीज़ें नीचे परकोलेट होंगी। अभी लगातार हमारी देखिए ACB लगातार कार्रवाई कर रही है। ACB ने कार्रवाई की। अभी पीछे पेपर में आप 2 दिन पहले कोर्ट ने माना कि हाँ
या नायब तहसीलदार ने पैसा लेता जेल भेज दिया। तो ये जो सिस्टम है, जब ये सिस्टम वर्क करने लगेंगे, इस सिस्टम को कांग्रेस पार्टी ब्रेक करना चाहती है। जब तक भय नहीं बनेगा कि आप पकड़ाओगे, तब तक कैसे भ्रष्टाचार बंद होगा। एक चीज और भी, लगातार भारतमाला प्रोजेक्ट पे बड़े स्कैम सामने आते जा रहे हैं। आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है इन अधिकारी कर्मचारियों को करने की? पूरे से आखिर इनको मिलता है? पूरे भारतमाला के जितने भी स्कैम हुए हैं भारतमाला के, वो पिछली 5 साल की सरकार में हुए, जो भूमि अधिग्रहण हुआ। और 5 साल की सरकार में क्या सरकारी कर्मचारियों को जब ये पता है कि ऊपर हमारा आदमी बैठा हुआ है, तो भ्रष्टाचार होगा ना। आज क्यों नहीं हो रहा है? उनमें मन में डर है, कोई ऊपर उनका आदमी नहीं बैठा है, सारी सीधी कार्रवाई होगी। भारतमाला में कार्रवाई हुई, सारी चीज़ों में कार्रवाई हुई, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है। सही, आप बंद कमरे में किसी अधिकारी से पूछ लीजिए, जो डर इस सरकार का है और जो खौफ है इस सरकार का कि ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन, वो इनको पता है ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। बट पिछली 5 साल में जो भारतमाला में भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस की सरकार में। नेता प्रतिपक्ष ने बोला कि हुआ भ्रष्टाचार करके, तब वो स्पीकर होते थे। लगातार विपक्षी जो है वो खनिज घोटाले को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। क्या जवाब है इसका आपका? लगातार खनिज का घोटाला तो उनने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि कैसे जो लॉस मेकिंग खनिज के सिस्टम है उनको हम आगे ला रहे हैं, पारदर्शी ढंग से टेंडर कर रहे हैं, ओपन टेंडर कर रहे हैं। खनिज का तो घोटाला उन्होंने किया ना, 25 रुपये टन पीछे वो लेते थे डीओ काटने में कोयले के। अन्य जितने भी, ये तो कोयले के क्षेत्र का 25 रुपये आ गया। अगर आप अभी जाके बात करिए तो लोहे के क्षेत्र में 5 साल में सिर्फ उन्होंने खनिज के घोटाले, खनिज से क्या उगाही हो सकती है और क्या कांग्रेस पार्टी की जेब में जा सकता है, उसी पर ध्यान दिया। वो हमारी सरकार में तो कोई घोटाला नहीं हुआ है। 11 साल की मोदी जी की सरकार में एक आदमी एक चीज़ के लिए नहीं बोल सकता कि कुछ हुआ है। अगर इतना होता तो कांग्रेस उसको बढ़ाकर इतना बता देती, पर हुआ ही नहीं तो क्या बताएं। और वैसी ये हमारी सरकार है, अभी तक इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। और अगर कहीं पर किसी अधिकारी ने कुछ 19-20 नीचे किया तो कड़ी कार्रवाई हुई है उसके ऊपर। तो इस बार खनिज विकास निगम में बदलाव का बयार जरूर बहने वाला है। राजस्व की 100% बयार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ये सरकार बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है जनहित में। खनिज विकास निगम में भी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। और खनिज विकास निगम, कोई भी विकास निगम, उसके सबसे बड़ा मापदंड, अगर अच्छाई का मापदंड, तो प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये सौरभ सिंह जी खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी पारदर्शिता के साथ अपनी बातों को रखा और निश्चित रूप से खनिज विकास निगम एक सकारात्मक सोच, अच्छे विचार के साथ बेहतर वर्क करके प्रदेश में एक नया परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सौरभ जी, धन्यवाद।